हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकेंड, नेशनलिज्म इन इंडिया। और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को वॉच करें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये टॉपिक की जो हेडिंग है ये क्या है और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा माइंड में रहता है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हम टाइटल देखते हैं तो सोचते हैं कि यार इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या ऐसी नई चीज़ है जो हम लोगों को शायद सीखने को मिलेगी। तो ये जो टाइटल को मैं एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं आपको एक या दो एग्जाम्पल बता देता हूँ, उस एग्जाम्पल को आप समझो। नॉर्मली फॉर एग्जांपल जैसे कि मैरिज फंक्शन में जाना है, किसी शादी पे जाते तो आप नॉर्मली देखा होगा जितने भी जो है स्पेशली बॉयज़ की बात करूँ वो ब्लेजर पहनते हैं, कोट पहनते हैं, इस तरीके से ड्रेसअप के जाते हैं। लेकिन साथ में अगर आप नीचे देखोगे तो ट्राउजर भी पहनते हैं, मीन्स पैंट और कोट, ब्लेजर पूरा पहनते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं देखा होगा किसी ने कि ऊपर कोट पहना है और नीचे चड्डा पहन के चले जाते, नहीं। अगर कोई ऐसे जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसमें कॉमन सेंस नहीं है। क्या बोलते हैं हम? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस नहीं यार, इसमें अक्ल नहीं है कि इस तरीके से कपड़े पहन के जा रहा है। वही जो कॉमन सेंस है जो हम डेली रूटीन में बोलते हैं तो वहाँ भी सेम एग्जैक्टली यहाँ पे दे रखा है सेंस। और सेंस का मतलब होता है थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा एक्टिवनेस, थोड़ा सा एक तरीके से नॉलेज बोल सकते हैं हम, जो डेली रूटीन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोल सकते हैं सेंस या एक नॉलेज है। तो यहाँ भी हम यही देखने वाले हैं कैसे लोगों के अंदर ये फीलिंग आ रही थी कि ये सब एक कलेक्टिव एक साथ आ सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, एक साथ यूनाइटेड हो सकते हो। सिंपल बोलूँ ना तो इसको आप मान सकते हो कि कैसे इंडिया के लोग यूनाइटेड या यूनिफिकेशन होते जा रहा था। ये जो सारी चीज़ें हैं इस टॉपिक के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं। तो हमें एक चीज़ पता है कि इंडिया के अंदर जो है नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा है। बट नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड होगा? देखो, किसी भी चीज़ को स्प्रेड होने के लिए अब कहीं ना कहीं एक सेकंड मीडियम की रिक्वायरमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं तो बोलने के लिए क्या चीज़ होना चाहिए? बोलने के लिए एटमॉस्फेयर होना चाहिए, एयर होना चाहिए। विदाउट एयर पार्टिकल्स हमारी वॉइस एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती है? क्योंकि बीच में कोई मीडियम नहीं है, कोई एयर पार्टिकल्स मूव कैसे करेंगे? ये भी नहीं समझ में आया सर, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया एग्जाम्पल। सिंपल बताता हूँ, हम लोगों को अगर चलना है तो चलने के लिए क्या चाहिएगा? आप बोलोगे सर पाँव होना चाहिए। पाँव तो चाहिए ही सही, पाँव के अलावा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है? पाँव के अलावा हम लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है कि सर एक बेस होना चाहिए, एक सरफेस होना चाहिए जिसके ऊपर हम हमारा पाँव रख के चल सके। अगर वो सरफेस नहीं होगी तो आप शायद चल नहीं पाओगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे सर मेरे पास तो पाँव है, मैं चल के बता दूंगा, तो चलो ठीक है, अच्छा एक काम करो, आप मुझे पानी पे चल के बताओ। नहीं, डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप पानी पे पाँव रखोगे आप उस पानी के अंदर चले जा सकते हो। सो हम लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है चलने के लिए? हम लोगों को रिक्वायरमेंट है एक बेस की, एक सरफेस की, जिसके ऊपर हम पाँव रख के आगे बढ़ सकते हैं और हम चल सकते हैं। एग्जैक्टली यहाँ भी ऐसा है। नेशनलिज्म को स्प्रेड होने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? तो नेशनलिज्म को स्प्रेड होने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि जो पीपल्स है, जो जहाँ पे नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा है उस एरिया के पीपल्स या उस कंट्री के पीपल्स जो है उन लोगों को ये बिलीव होना चाहिए। क्या बिलीव होना चाहिए? उन लोगों को ये बिलीव होना चाहिए कि वी आर द पार्ट ऑफ दैट कंट्री। हम इस कंट्री के पार्ट हैं, ये कंट्री हमारी है, तभी तो नेशनलिज्म स्प्रेड होगा। अगर लोग नहीं मानते हैं कि हम तो इस कंट्री के पार्ट नहीं है, नहीं मैं तो इस कंट्री से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो शायद नेशनलिज्म स्प्रेड हो ही नहीं पाएगा। तो क्या इंपॉर्टेंट है? लोगों को बिलीव होना चाहिए। क्या बिलीव होना चाहिए? कि वी आर दी पार्ट ऑफ दैट कंट्री। अब लोगों को बिलीव कैसे होगा? कोई भी चीज़ हम बिलीव कब करते हैं? जब वो हमारे माइंड में चीज़ आ जाती है, हमको समझ में आ जाती है कि अच्छा ये ऐसा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ आप लोगों से, जितने भी स्टूडेंट अभी जो वीडियो देख रहे हैं, कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है एयर होती है और एयर हम देख नहीं सकते लेकिन वो प्रेजेंट होती है, हम लोग इसे बिलीव कर सकते हैं। क्यों बिलीव कर सकते हैं? क्योंकि ये चीज़ हमारे माइंड में है और हम लोगों को बहुत बार, स्पेशली आपकी साइंस की बुक में भी आप लोगों को प्रूफ करके बता चुके हैं। लेकिन वहीं किसी आप एक अनएजुकेटेड या इलिटरेट पर्सन से बोलोगे कि ये जो हवा है, ये जो एयर है, ये तेरे घर में है या सभी जगह पे हवा रहती है, हम उसे देख नहीं सकते, बोलेगा पागल है, तो पता नहीं क्या बातें करते रहता है, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि जो नेशनलिज्म है उसके लिए हम लोगों को इंपॉर्टेंट है सबसे पहले लोगों में बिलीव होना चाहिए। और लोग बिलीव कब कर पाएंगे? जब
वो सारी चीज़ें उनके माइंड में आएगी, उनके माइंड से मतलब जब वो सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये चीज़ हो सकती है। और लोग ऐसा सोचेंगे कब? हमको कुछ प्रूफ करना पड़ेगा, हमको उसको दिखाना पड़ेगा। वही जो सोचने की जो उनकी मेंटलिटीज जो ये चेंज हो रही है, वही सारी चीज़ हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। मैं आप लोगों से पहले भी बता देता हूँ, अभी फिर बता देता हूँ कि हमारे जो वीडियो हैं, ये वीडियो बनाया जा रहा है, ये फुल डिटेल वीडियो है। हम एक एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट वीडियो नहीं है। अब बाद में मैं इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड एक एक या दो मिनट के ट्रिक के वीडियो बनाऊंगा, जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि नेशनलिज्म स्प्रेड होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी। सबसे पहले हम लोगों को बिलीफ की रिक्वायरमेंट थी कि लोगों को बिलीव होना चाहिए। बिलीफ कब होगा? जब वो उस तरीके से माइंड में सोच पाएंगे। और सोचेंगे कब? वही चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो, जो सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग है ना, ये बेसिकली दो मेन अगर मैं चीज़ बताऊँ उस चीज़ से पॉसिबल है। पहला तो हो गया यूनाइटेड स्ट्रगल। सेकेंड नंबर पे हो सकता है स्पेशली जो वेराइटीज ऑफ द कल्चर्स हैं हमारे कंट्री के अंदर, उन दोनों के कारण ये चीज़ पॉसिबल है। तो पहले मैं बता देता हूँ यूनाइटेड स्ट्रगल से कैसे। देखो, हमने इस पूरे चैप्टर में अभी तक जो भी पढ़ा है, चाहे वो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो, या उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, या उसके पहले हम लोगों ने देखे सत्याग्रह। ये सारे जो सत्याग्रह हो रहे थे, ये किस लिए हो रहे थे? ये एक स्ट्रगल था, यूनाइटेड स्ट्रगल था, जहाँ पे हर कम्युनिटीज़ के लोग साथ आते जा रहे थे। और किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो था वो एक तरीके से हम सभी के लिए दुश्मन थे, और हम सभी लोग चाहते थे कि किसी भी तरीके से सबसे पहले इन गोरों को, इन ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर करें, इनको यहाँ से निकाल दे। उसके लिए हम लोग यूनाइटेड होते जा रहे थे, तो स्ट्रगल कर रहे थे। तो मैं एक सिंगल लाइन में बोल सकता हूँ कि जो यूनाइटेड स्ट्रगल थे वो अगेंस्ट थे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स। एंटी कॉलोनियल सारे के सारे मूवमेंट्स थे, उन्हीं मूवमेंट्स को हम बोल सकते हैं हमारा यूनाइटेड स्ट्रगल्स हो रहा था। ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। अब स्पेशली हम यहाँ पे देखने वाले कैसे कल्चर्स के कारण, ट्रेडिशंस के कारण, प्रैक्टिसेस के कारण हम लोगों का एक तरीके से यूनिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये जो कल्चर्स है, जो ट्रेडिशंस है, ये है क्या? कल्चर्स का मतलब क्या होता है? स्पेशली हम बात कर सकते हैं हमारे हिस्ट्रीज की, अगर देखें तो हिस्ट्री हो सकती है, उसके अंदर फिक्शंस की बात कर सकते हैं। तो मैं एक एक चीज़ को डिटेल में बताते जाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री से हम लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे पास्ट की इंफॉर्मेशन मिली स्पेशली कि अच्छा, हमारा जो इंडिया था, पूरी कंट्री थी, एक टाइम था जब चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य या अशोका के टाइम पे ये एक पूरी इंडिया कंट्री एक साथ थी, यूनाइटेड थी, जो एट प्रेजेंट हम लोगों को दिखती है। तो ये चीज़ हम लोगों को पता पड़ी। इसी तरीके से फिक्शंस के थ्रू भी हम लोगों को पता चलता है कि बहुत सारी फिक्शंस स्टोरीज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सुनी होगी महाभारत है क्या? एक तरीके से फिक्शन स्टोरीज है। रामायण क्या है? रामायण इस तरीके से स्टोरीज है जो हम लोगों को रिलेट करती है, जो हम लोगों को कनेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रामायण की बात करूँ, रामायण में हम लोग नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, ऊपर जितने भी दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ के जो स्टेट है सारे, इन स्टेट में भगवान राम बोलते हैं। इवन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी जगह राम बोलते हैं। वहीं अगर हम साउथ में जाते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली लॉर्ड रामा बोलते हैं, रामा बोला जाता है। तो ये क्या चीज़ थी? जो राम है वो हमारे इंडिया में हर जगह उनको पूजा जाता है। तो ये भी तो एक तरीके से कनेक्टेड कर रहे थे, लोगों को यूनाइटेड कर रहे थे। इसी से और आगे मैं जाता हूँ तो जो इंडिया के अंदर स्पेशली फोकलेस की बात करूँ तो जो इंडिया का म्यूजिक है, जो इंडिया का डांस है, जो इंडिया का ट्रेडिशनल, स्पेशली ट्रेडिशनल डांस हो गए, ट्रेडिशनल म्यूजिक हो गए, ट्रेडिशनल स्टोरीज हो गई, ये सब भी लोगों को यूनाइटेड कर रहे थे। और यही सारी चीज़ें जो है वन बाय वन अभी दिखते जाते हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ जो एक कॉन्सेप्ट था, एक एसोसिएटेड हम लोगों ने करा था, स्पेशली इंडिया को एज अ फीमेल फिगर के तौर पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी थी। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, जिस टॉपिक का नाम था विजुअलाइजिंग द नेशन, जहाँ पे हम लोगों को बताया कि कैसे हम लोगों ने एक नेशन को एसोसिएटेड कर दिया था एक पर्सन के थ्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ मेरियान, तो आप सडनली आपके माइंड में क्लिक करेगा फ्रांस। मैंने जैसे बोला आपको जर्मेनिया, आप सडनली क्लिक करोगे जर्मनी। ठीक है, तो इस तरीके से किसी एक पर्सन को या किसी एक कंट्री को हम एसोसिएटेड कर देते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक इस तरीके से कॉन्सेप्ट जो रियल लाइफ में प्रेजेंट ही नहीं है। मेरियान कोई रियल लाइफ में है नहीं, जर्मेनिया कोई रियल लाइफ में है नहीं, बट फिर भी उससे हम कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से जो
कनेक्ट किया जाता है, इसी को हम बोल सकते हैं एक तरीके से एसोसिएटेड करना, जिसको हम नॉर्मली एलिगरी बोलते हैं। और यही जो एलिगरी का कॉन्सेप्ट था, ये एलिगरी का कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में भी आता है, क्योंकि जो चीज़ होती है ना सोसाइटीज़ में, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो हमारे यहाँ पे भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो जरा, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर चीज़ हम देखेंगे जो था कोविड-19, जिसको कोरोना वायरस बोला है, ये भले चाइना के अंदर से स्टार्ट हुआ, इसकी स्टार्टिंग थी, जो बिगनिंग थी वो चाइना से हुई, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो हमारे यहाँ पे भी बहुत हुआ है। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह डंडे से धुलाई पिटाई तो उनकी भी हुई है। मतलब इस कोरोना का इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे भी पड़ा है। तो इसी तरीके से जब फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ था, जब जर्मनी के अंदर यूनिफिकेशन हुआ था, तो इनका इम्पैक्ट भी तो हमारी कंट्री पे पड़ा है। और वहाँ पे जैसे फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर लोगों ने मेरियान बनाया था, जर्मेनिया बनाया, जिस तरीके से वो नेशन को रिलेट कर रहे थे, एग्जैक्टली हमारे यहाँ पे भी, इंडिया में भी यही चीज़ होती है। और हमारे इंडिया में क्या करते हैं, जो इंडिया है, जो भारत है, इसको एज अ फेमल फिगर, जिसका नाम हम बोल सकते हैं भारत माता के तौर पे एसोसिएटेड किया गया, मतलब भारत माता से जोड़ा गया, इंडिया इक्वल टू भारत माता, इस तरीके से बताने की कोशिश की गई है। एक बार मैं और थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ एग्जांपल के थ्रू, ताकि ये चीज़ और क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूँ बॉलीवुड के अंदर सबसे फेमस डांसर की बात की जा रही है, स्पेशली एक्टर्स की बात की जा रही है, कौन है वो? तो आप लोग शायद बोल सकते हो सलमान खान। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, सलमान का नाम नहीं ले सकते आप, सनी देओल का नाम नहीं ले सकते जो 2.5 किलो का हाथ लेके घूमते, तो आप किसका नाम ले सकते हो? आप लोग जैसे ही डांस की मैं बात करूंगा, आप एसोसिएटेड करोगे ऋतिक रोशन के साथ, कि डांस बराबर ऋतिक रोशन, डांस इक्वल्स टू आप बोल सकते हो शाहिद कपूर, डांस इक्वल टू आप बोल सकते हो टाइगर श्रॉफ। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अच्छे बॉलीवुड के अंदर डांसर हैं। वहीं सेम जो कॉन्सेप्ट था हमारी कंट्री के साथ था। हम लोगों ने इंडिया को किससे रिलेट करा है? तो हम लोगों ने इंडिया को स्पेशली कनेक्ट करा है, स्पेशली भारत माता के साथ। और ये भारत माता के साथ कैसे कनेक्ट हुआ? तो भारत माता का सबसे पहले पोर्ट्रेट, सबसे पहले एक भारत माता की इमेज, एक पेंटिंग बनाई थी। और वो पेंटिंग किसने बनाई थी? वो पेंटिंग बनाई थी फेमस पर्सन जिनका नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। इन्होंने जो है भारत माता की सबसे पहले एक पेंटिंग बनाई थी। और यही पेंटिंग बना के उन्होंने क्या करा था? भारत को एक भारत माता के साथ एसोसिएट करा था, एक कनेक्ट किया था कि भारत जो है वो हमारी माता है, एक मदरलैंड है। जिस तरीके से फ्रांस के लोग नहीं कर रहे थे फादरलैंड, इसी तरीके से उन्होंने क्या करा? इंडिया को कनेक्ट करा एज अ मदरलैंड, की ये जो धरती है ये मेरी माँ है, इस धरती के लिए हम हमारी जान भी दे सकते। इस तरीके से उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश करी थी। और यही जो कनेक्शन था, जो कनेक्ट करा था इन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, इससे इन्होंने और आगे जाते हुए इन्होंने इसके लिए एक और चीज़ करी थी, जिसका नाम था एक फेमस, जो हम लोग नॉर्मली सॉन्ग गाते भी है, जिसका नाम है हाइम्स बोला जा सकता है, जिसको बोलते हैं वंदे मातरम। ये जो हाइम्स था ये 1970 to 1980 के बीच में उन्होंने कंपोज किया था। और इन्होंने जो है इसको अपनी फेमस बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम है आनंद मठ। 1 नंबर के क्वेश्चन में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है आनंद मठ। और उस आनंद मठ में इन्होंने क्या करा था? जो ये वंदे मातरम जिसको कंपोज करा था ना, उसको इन्होंने उसमें लिखा था। और यही वंदे मातरम जो था, ये लोग स्पेशली अगर आप बात करें, जब भी स्वदेशी मूवमेंट हुआ स्पेशली बंगाल के अंदर, वहाँ पे इस वंदे मातरम को गलियों में, सड़कों में बड़े लेवल पे गाया जाता था। इवन अगर आप देखेंगे जो वंदे मातरम है, आज की तारीख में हम भी हमारे स्कूल के अंदर जब भी प्रेयर होती है या कहीं भी कोई नेशनल फंक्शन होता है, वहाँ पे वंदे मातरम भी गाया जाता है। और वंदे मातरम है क्या? वंदे मातरम ये तो वैसे हिंदी ही है, लेकिन इसको और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बता सकूं जो आप लोगों को समझ में आ जाए, है ना, कभी कभार कुछ हिंदी के ऐसे वर्ड होते हैं कि जिसको समझना और डिफिकल्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना। तो इसी चीज़ को मैं आपको और सिंपल बता दूं, तो ये वंदे मातरम का अगर मैं सिंपल हमारी भाषा में समझने जैसा इसका मीनिंग बताऊं, तो इसका मतलब होता है हम सल्यूट कर रहे हैं, वी सल्यूट भारत माता, हम भारत माता को प्रणाम कर रहे हैं, भारत माता को सल्यूट कर रहे हैं, हम भारत माता को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये जो है वंदे मातरम, ये स्पेशली है क्या? ये भारत माता के लिए एक स्तुति है, भारत माता के लिए एक सल्यूट है, जिसमें हम भारत माता के गुणगान गा रहे हैं, भारत माता की गौरव गाथा की बात कर रहे हैं। ये वंदे मातरम किसने कंपोज करा था? बंकिम चंद्र
चट्टोपाध्याय जी ने। कब करा था? 70s से 80s के बीच में। अब यही जो बंकिम चंद्र जी चट्टोपाध्याय जी थे, इन्होंने भारत माता का सबसे पहले पेंटिंग बनाया, और एक बार अगर जो पेंटिंग बना है तो बाकी लोग भी उससे कहीं ना कहीं मोटिवेट या इंस्पायर हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्कूल में जितने भी आपकी क्लास के जो ग्रुप के बच्चे हैं, किसी ने अगर मोबाइल पे कोई टिकटॉक पे वीडियो बनाया है या कोई टिकटॉक का सुपरस्टार बन रहा है, तो बाकी बच्चे भी उसको देख के मोटिवेट होते हैं कि नहीं, और यार इसके टिकटॉक पे तो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, मैं भी टिकटॉक पे वीडियो बनाता हूँ, भले शायद इसको वीडियो बनाते आता हो या ना आता हो, किसी भी तरीके से वीडियो बना, लेकिन वो वीडियो बनाने लग जाते हैं। दैट मीन्स कि इंस्पायर करते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ भी ऐसा था, यहाँ भी इंडिया के अंदर जो भारत माता का फ्लैग बना है, तो उस भारत माता का जो फ्लैग का जो पोर्ट्रेट या जो पेंटिंग बनी है, वो पेंटिंग इंस्पायर करती है स्पेशली बंगाल के अंदर। और बंगाल के अंदर फाइनली 1905 के अंदर एक नए तरीके से, डिफरेंट तरीके से भारत माता का पेंटिंग जो है बनाते हैं। आपके सामने देखो जरा, मैंने यहाँ पे वो पेंटिंग शो करी है, आप खुद भी देखोगे तो रियलाइज करोगे क्या ये भारत माता का पेंटिंग है, जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं, हम लोग सोचते हैं, है ना। तो ये आपको क्या उस तरीके से पेंटिंग दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं सर, ये पेंटिंग तो हमें भारत माता जैसा नहीं लग रहा। लेकिन ये सबसे पहले पेंटिंग था जो बनाया था 1905 के अंदर। किसने बनाया था? ये पेंटिंग बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने, और ये पेंटिंग बनाया था 1905 के अंदर। और ये जो पेंटिंग है भारत माता को, इसमें भारत माता को एज एस्थेटिक फिगर्स के तौर पे बताने की कोशिश की जा रही है। मतलब भारत माता जो है, इस पेंटिंग में अगर हम बात करें, भारत माता शी इज़ काम, बहुत ही शांत दिखाई दे रही है। और अगर मैं बात करूँ कंपोज, मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनी हुई है, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, ये सारी चीज़ें, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भारत माता के दिख रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की कोई विशेषता या किसी चीज़ की कोई क्वालिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं बॉलीवुड में बताऊं, ऋतिक रोशन, आप क्या बोलोगे? सर डांसर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिजिक, बॉडी बहुत अच्छी है सर, ये दोस्त कैरेक्टरिस्टिक। वहीं अगर आप बोलोगे ऋतिक रोशन की वॉइस, एक्टिंग, शायद थोड़ा बहुत आप उसमें नेगेटिव मार्किंग दे सकते हो या कम कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें शाहरुख खान की, आप बात करोगे तो आप बोलोगे सर फैबुलस एक्टर। आमिर खान की बात करोगे, एक्टिंग बहुत अच्छी है, शायद डांस में इतने परफेक्ट नहीं, लेकिन एक्टिंग बहुत ही जोरदार है, टॉप क्लास की। इसी तरीके से भारत माता की जो पेंटिंग बनाएगी, इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं मैं, बहुत ही शांत स्वभाव की है, एक स्पिरिचुअल पेंटिंग बनाई थी, जो भारत माता की डिफरेंट और एक यूनिक पेंटिंग है। इस पेंटिंग में अगर आप गौर से देखोगे तो स्पेशली भारत माता के यहाँ पे 4 हैंड्स, 4 हाथ दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ये जब भी हमारे, अगर आप शायद जितने भी कल्चर्स देखोगे, जितने भी देवी देवता देखोगे, जितने भी गॉड देखोगे, उनके नॉर्मली 1 से 2 से ज़्यादा हाथ दिखाने की कोशिश करते हैं, जो एक तरीके से पावर दिखाने की कोशिश करता है। वहीं अगर इनके चारों हाथों को गौर से देखोगे तो हर एक हाथ में एक यूनिक चीज़ है। यूनिक क्या चीज़ है? उनके अगर आप एक हाथ में देखोगे तो वहाँ पे आपको एक हाथ में क्लॉथ दिख रहे हैं, मीन्स क्लॉथिंग फैब्रिक दिख रहा है। यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि कपड़ा दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। वहीं अगर आप दूसरे हाथ में देखोगे तो आपको एक बुक दिख रही है। और बुक नॉर्मली क्या होती है? बुक रिफर कर सकते हैं हम एज अ नॉलेज, एज अ ज्ञान, कि वो हम लोगों को ज्ञान या नॉलेज देने वाले हैं। थर्ड, अगर आप उनके अगर एक और हाथ में देखोगे तो मैंने आपको बताया एक हाथ में फूड भी दिख रहा है, उनके हाथ में कुछ फूड है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्या बता रही? भारत माता हमको देने वाली है, मतलब भारत माता ये चीज़ हमको प्रोवाइड करा रही है, या ये गिविंग, देने वाली एक तरीके से देवी है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूनिक जो भारत माता के आप लोगों को हाथ में दिखेगा, वो इस तरीके से हाथ में आप देखोगे कि आपको माला दिख रही है। ये माला क्या है? ये माला एक्चुअली भारत माता को एज अ आध्यात्मिक, एज अ स्पिरिचुअल दिखाने की कोशिश की जा रही है, कि जो भारत माता है एक स्पिरिचुअल देवी के तौर पे दिखाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। किनकी? भारत माता की। ये जो भारत माता की पेंटिंग है, जो हम आज देखते हैं, यहाँ आपकी ही बुक में, इसी 10th क्लास की बुक में एक और पेंटिंग है। जस्ट इस पेज के नेक्स्ट पेज पे देखो आप, जैसे ही नेक्स्ट पेज पे पेंटिंग देखोगे, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस पेंटिंग में आप देखोगे भारत माता आपको एक यूनिक, एक अलग, एक डिफरेंट तरीके से दिख रही है। यहाँ पे आप देखो जरा, भारत माता के दोनों पेंटिंग को मैं थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करूँ इमेज को, तो यहाँ पे भारत माता के हाथ में माला है, जो एक तरीके से आध्यात्मिक शांत स्वभाव दर्शाने की कोशिश करती है। यहाँ पे आप देखोगे भारत माता के हाथ में एक त्रिशूल है। और त्रिशूल किस लिए होता है?
त्रिशूल नॉर्मली जो है अगर कहीं एज अ पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहीं अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भारत माता के आगे शेर है, पीछे हाथी है, इंडिया का फ्लैग है, फ्लावर्स है, लोटस है, पीछे आप देखोगे तो लक्ष्मी या सरस्वती देवी दिख रही है। तो ये यहाँ पे भारत माता को एज एक पावर, एक शक्ति के तौर पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा ना दुर्गा माता को, दुर्गा माता के हाथ में नहीं रहता त्रिशूल और वो दुश्मनों का नाश करती है, विनाश करती है। इस तरीके से यहाँ पे भारत माता को एक पावर, एक शक्ति के तौर पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। और वहीं यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो भारत माता को एकदम काम, एकदम स्पिरिचुअल, एकदम डिवाइन तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है। और ये जो भारत माता की जो पेंटिंग बनी है, अब इन पेंटिंग्स का क्या कर रहे थे, इस पेंटिंग का बहुत ही जगह पे यूज किया जा रहा था, इमेजेस का यूज किया जा रहा था, पब्लिश किया जा रहा था बुक्स के साथ, पेम्पलेट के साथ, और लोगों को शेयर किया जा रहा था। इवन अगर आप देखोगे इसी हमारी बुक में नेहरू जी को देखोगे ना, नेहरू जी के हाथ में भी एक बुक है, उस बुक में क्या है, उस बुक के ऊपर भी भारत माता का पोर्ट्रेट है, भारत माता की पेंटिंग है। इस तरीके से भारत माता की पेंटिंग्स को जो है एसोसिएट करके इंडिया के साथ और सभी लोगों को जो है इससे जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कैसे इंडिया के अंदर एक विजुअलाइजिंग, ऐसे इंडिया को एक फीमेल एलिगरी, एक फीमेल पर्सन के तौर पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही थी, स्पेशली इंडिया के अंदर। तो ये पहली चीज़ हम लोगों ने देखी, जो एक चेंज आ रहा था, कल्चरली चेंज आ रहा था, क्योंकि इसके पहले तक ऐसा इंडिया को कभी भी हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया था। ये पहला टाइम था, फर्स्ट टाइम था जब भारत को एक भारत माता के तौर पे, एक माँ के तौर पे बताने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ साथ जो सेकेंड चेंजेस आ गया, कल्चर चेंजेस की अगर मैं बात करूँ, जिसके कारण जो है इंडिया एक तरीके से यूनाइटेड हो रहा था, या इंडिया के अंदर नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट फीलिंग वो स्प्रेड हो रहा था, वो है सेकेंड, जिसको मैं बोल सकता हूँ रिवाइव, जिसको बोल सकते हैं रिवाइव ऑफ द इंडियन फोकलेयर। अब इंडियन फोकलेयर्स या फोकलेयर का मतलब क्या होता है, पहले चीज़ हमको ये समझना बहुत जरूरी है। देखो फोकलेयर का मतलब होता है, स्पेशली इसको अगर मैं फोकलेयर को डिवाइड करने की कोशिश करूँ या इसके में और सेपरेट बताने की कोशिश करूँ, तो इसके अंदर इंक्लूड होता है जिसको हम बोल सकते हैं फोक डांस, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट बोल सकते हैं, फोक कल्चर्स बोल सकते हैं, फोक ट्रेडिशन बोल सकते हैं। अब हम बोलोगे सर ये भी सारी चीज़ें क्या है, हम लोगों को नहीं पता, तो मैं बहुत सिंपल में एक एक को बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल फोक लेयर मतलब एक बड़ा कलेक्शन जिसके अंदर सारे ट्रेडिशनल, सारे कल्चर्स, जिसको हम बोल सकते हैं लोकगीत, नृत्य, सारी चीज़ें जिसके अंदर आ सकती है, एक बड़ा बकेट बोल सकते हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ सकती है। और उसी के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम बोल सकते हैं फोक टेल्स। फोक टेल्स का मतलब क्या होता है, स्टोरीज। स्टोरीज मतलब जैसे आप लोगों ने सुनी होगी अकबर और बिरबल की कहानी, ये क्या है, ये सारी फोक टेल्स ही है। आप लोगों ने सुनी होगी तेलानी रामा, जो शायद अभी आप टेलीविजन पे भी देखते होंगे, ये क्या है, ये भी एक फोक टेल्स है। टेल्स मतलब कहानियाँ। वहीं अगर हम बात करें, स्पेशली आप लोगों को सुना होगा जैसे दादी नानी की कहानी नहीं सुनते, ये सारा फोक टेल्स है। वहीं अगर मैं बात करूँ इंडिया के अंदर जो सबसे फेमस पंचतंत्र की जो कहानी थी, वो भी फोक टेल्स के अंदर आती है। विक्रम बेताल क्या था, ये सारे फोक टेल्स, मतलब इन सारे फोक टेल्स की यहाँ पे बात की जा रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ फोक डांस की बात करें, तो डांस आप लोगों ने देखा होगा ना, नवरात्रि के अंदर स्पेशली गरबा, डांडिया जो खेलते हैं हम लोग। गरबा क्या है, गरबा भी तो हमारे स्पेशली किसी एक स्टेट, स्पेशली अगर मैं बात करूँ गुजरात से रिलेटेड, और ये गरबा जो है पूरे कंट्री में सभी जगह सेलिब्रेट और खेला जाता है। पंजाब की बात देखो तो पंजाब में क्या है, पंजाबी लोग क्या करते हैं, भांगड़ा करते हैं किसी के मौके में, तो ये क्या है, भांगड़ा है। वहीं अगर आप चले जाएंगे महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र के अंदर क्या लावनी करते हैं, वो एक डिफरेंट तरीके से जो डांस करते हैं, ये सभी जो है ये ट्रेडिशनल डांस जो है इसको बोला जा सकता है फोक डांस। म्यूजिक भी है, जैसे गरबे के अंदर एक अलग साउंड आता है, अलग तरीके से धुन, अलग तरीके से बीट्स जो बजती है। भांगड़ा के अंदर अलग तरीके से ढोल बजता है, लावनी के अंदर अलग तरीके से बजता है। आप उड़ीसा जाओगे तो वहाँ पे अलग तरीके से। तो ये जो इंडिया के फोक डांस हो गए, फोक म्यूजिक हो गए, यहाँ सिंपल एक साथ बोलेंगे सभी को में, तो फोकलेयर्स जो था इनको रिवाइव किया जा रहा है। रिवाइव का मतलब क्या होता है, अब ये समझ लो, रिवाइव मतलब होता है किसी को वापस या और स्ट्रांग बनाना, और ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब जो पहले उसके पास पावर थी या जो जैसा वो पहले था उससे और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है। तो यही यहाँ पे जो यहाँ पे क्या किया जा रहा था, स्पेशली हमारे इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, स्पेशली लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी का मतलब 1875 से लेके तो 1870, 1890 इस टाइम पीरियड की बात की जा रही है। और यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे इन लोगों ने स्पेशली जो हमारे फोकटेल्स हैं या फोकलेयर्स हैं,
इन सभी का कलेक्शंस करते हैं। क्या करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, एक बड़े लेवल पे मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग ये करते हैं कि जितनी भी फॉक टेल्स है, फॉक टेल्स मतलब जो स्टोरीज थी, इन स्टोरीज का वो कलेक्शन कर रहे हैं। अब कलेक्शन कैसे करते हैं, तो कलेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, और घरों से निकलते हैं, गाँव में जाते हैं, दैट मीन्स कि टूर कर रहे हैं, अलग अलग विलेजेस में जाके वहाँ पे टूर करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से पूछते हैं कि अच्छा कोई कहानी है, ऐसी कहानी किससे हो तो बताए, वो कहानी किससे लेते हैं, फिर उन कहानी किस्सों को नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं। एक तरीके से बोला जा सकता है कि कलेक्शन किया जा रहा है इन सारी स्टोरीज का, कहानीज का, ताकि इनको एक गैदर कर सके, इनका एक कलेक्शन से ग्रुप बना सके, और उन सारे ग्रुप्स को वो जो है हम लोगों को बता सके कि ये हमारा रियल ट्रेडिशनल कल्चर यही है। अगर आप हमारे इंडिया की कोई सी भी फोक टेल्स, कोई सी भी स्टोरी सुनोगे, आप लोग इंस्पायर हो जाओगे। जैसे विक्रम बेताल की स्टोरी सुनोगे, वो बहुत अलग तरीके से डिफरेंट, एक तरीके से हमको मोटिवेट करती है। तेनाली रामा आप देखोगे, तेनाली रामा भी कहीं ना कहीं किस तरीके से कॉमिक के थ्रू हंसाते हुए हम लोगों को जो है चीज़ें बताने की कोशिश करता है। पंचतंत्र की कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, कैसे जो दादी की तरह के सुनाने की कोशिश करते। तो ये जो स्टोरीज थी, इन सारी स्टोरीज का कलेक्शन किया जाता है। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, इन लोगों ने टूर्स करे, विलेजेस में गए, और इन सभी पॉलिटिशियंस लीडर्स का, स्पेशली जो लीडर्स थे, इनका मानना था कि यही हमारा रियल जो है कल्चर है। ब्रिटिशर्स के आने के कारण शायद ये करप्ट हो गया, ये खराब हो चुका, और इसको हम लोगों को सहेजना है, इसको हमको गैदर करना है, इन सभी चीज़ों को हमको इकट्ठा करना है। और इसकी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, या इसको मैं बोल सकता हूँ कि जो इनिशिएटिव लेते हैं, अब वो इनिशिएटिव लेने वाले कौन होते हैं, तो वो इनिशिएटिव लेने वाले पहले पर्सन थे जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। देखो रविंद्रनाथ टैगोर शायद आप लोगों को पता होगा, बहुत ही फेमस पर्सन है, जिन्होंने जन गण मन भी है कंपोज किया है, और जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। आप सोचो जरा, नोबेल प्राइज़ बहुत बड़ा प्राइज़ होता है, वो प्राइज़ भी रविंद्रनाथ जी टैगोर को मिला है। तो यही वो रविंद्रनाथ जी टैगोर थे जिन्होंने अपने ऊपर, अपने कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, किस चीज़ की, स्पेशली इन्हीं फोक प्लेयर्स का कलेक्शन करने का, स्पेशली फोक टेल्स का कलेक्शन करने का। और इन्होंने किसका कलेक्शन करा, बैलेट्स का कलेक्शन करा। बैलेट्स मतलब क्या होता है, बैलेट्स में स्पेशली होता है और बड़े बड़े सॉन्ग्स या बड़ी बड़ी गाथा, या जिसको सिंपल बोलूँ एक लंबे बड़े बड़े गाने, बहुत बड़े बड़े गाने, उनको बोला जा सकता है बैलेट्स हो गए। या फिर नर्सरी राइम्स, जो बच्चों को कहानी सुनाई जाती, जो बच्चों को कहानी किससे सुनाते कि नहीं, स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चों को राइम सुनाती, जैसे आप लोगों ने बचपन में सुनी होगी। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ 50s की 60s की, आप लोगों को शायद सुना होगा लेकिन इतना रिलेट नहीं करा होगा। छोटे बच्चे नहीं गाते हैं, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ये क्या है, ये भी तो एक तरीके से नर्सरी राइम्स ही है। इस तरीके से बहुत सारी नर्सरी राइम्स जो थी, उसका कंपोज, उनको गैदर किया गया, मिथ्स थे, इन सारी चीज़ों को कलेक्शंस गैदर किया जाता है। किसके थ्रू, रविंद्रनाथ जी टैगोर के थ्रू। क्या करते रविंद्रनाथ जी, रविंद्रनाथ जी स्पेशली 3 चीज़ों का, हमारी बुक के अकॉर्डिंग बात करूँ तो 3 कौन सी चीज़, पहला हो जाता है बैलेट्स, सेकेंड नंबर पर हो जाता है नर्सरी राइम्स, एंड थर्ड नंबर पर मिथ्स। इन सभी का वो कलेक्शंस करते हैं। इन्हीं से इंस्पायर होके जब कोई चीज़ बंगाल में हो रही है, ये जो कर रहे थे स्पेशली रविंद्रनाथ जी कहाँ पे कलेक्शन कर रहे थे, स्पेशली बंगाल का, बंगाल के अंदर जो सारी चीज़ें, अब कोई चीज़ बंगाल के अंदर हो रही तो वही जो चीज़ें वो इंस्पायर करेगी अदर लोगों को। तो एग्जैक्टली यही चीज़ होता है स्पेशली मद्रास के अंदर। मद्रास मतलब तमिलनाडु की बात की जा रही है, और पहले तमिलनाडु की जो एक सिटी है जिसको आज प्रेजेंट डेट में हम मानते हैं चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई के नाम से जानते हैं कि नहीं, उसी चेन्नई का पहले नाम था मद्रास। उसी मद्रास के अंदर फेमस पर्सन थे जिनका नाम था नातेशा शास्त्री। इन्होंने क्या करा, इन्होंने स्पेशली जो है साउथ के अंदर जितनी भी जो साउथ के अंदर जितनी भी फोक टेल्स थी, उन सारी फोक टेल्स मतलब कहानियों का एक संग्रह करा, एक कलेक्शंस करा, और कलेक्शन करने के साथ साथ उन्होंने तो इसको प्रिंट भी कर दिया। और आगे जाते हो प्रिंट करा, बुक के फॉर्म में उन्होंने इसको प्रिंट करा। और ये बुक उन्होंने जो प्रिंट करी थी, उस बुक का नाम था हम बोल सकते हैं द फोकलेयर्स ऑफ सदर्न इंडिया, मतलब साउथ के फेमस फोकलेयर्स जो है, उन्होंने फोकटेल्स जो है उनका सारा कलेक्शंस किया था। किन्होंने, नातेशा शास्त्री जी। अब इन्होंने जो ये है, ये सारे की सारी किस लैंग्वेज में लिखा गया था, ये सभी चीज़ें तमिल में थी। ऑब्वियसली बात है, साउथ में रहने वाले हैं, चेन्नई में रहने वाले हैं, तो तमिल लैंग्वेज तो है वो तमिल लैंग्वेज में लिखेंगे। उन्होंने इस चीज़ का स्पेशली ग्रुप का कलेक्शन करा, और इसको 4 वॉल्यूम का मतलब होता है कि 4 पार्ट में, 4 डिफरेंट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरीके से पार्ट 4 में इन्होंने 4 वॉल्यूम में क्या करा, उस बुक को पब्लिश करा। और इनका तो स्पेशली यही मानना था नातेशा शास्त्री जी का
कि जो इंडिया का रियल लिटरेचर, जो रियल कल्चर है, ये स्पेशली इन्हीं फोक टेल्स के अंदर है, इन्हीं फोकलेयर्स के अंदर है, इन्हीं ट्रेडिशनल कल्चर्स स्टोरीज के अंदर है, और यही रियल भारत है। और इन्होंने एक फेमस लाइन कही थी, कभी कभार सीबीएसई इसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, मैं उन्हीं की जो एग्जैक्ट लाइन है उसी को रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने तो यहाँ पे स्पेशली फोकलेयर्स के बारे में ये कहा था कि द मोस्ट trustworthy manifestos of real thoughts एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। वापस रिपीट कर देता हूँ, इन्होंने तो नातिशा शास्त्री जी ने क्या कहा था, स्पेशली द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब लोगों का रियल जो थॉट्स हैं या जो लोगों की रियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो लोगों की रियल बिहेवियर बोल सकता हूँ, या लोग जैसा रियलिटीज़ में है ना, वो सारी रियलिटीज़ हम लोगों को यहाँ पे मिलती है हमारे इस इंडियन लिटरेचर्स, इन स्पेशली इन फोकलेयर्स और फोकटेल्स के अंदर। आप लोगों ने शायद देखा होगा, हमारी जितनी भी बचपन की कहानी है, उन सारी कहानियों में कहीं ना कहीं एक नॉलेज की बात होती है, एक ज्ञान की बात होती है, कहीं ना कहीं एक मोरल्स की बात होती है, कहीं ना कहीं मोटिवेशंस की बात होती है, हम लोगों को ये चीज़ करना चाहिए और ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो ये जो सारी फॉकटेल्स थी, इनका कलेक्शंस किया गया, तो ये हम लोगों ने सेकंड चीज़ देखी, जिसके कारण भी कंट्री कहीं ना कहीं यूनाइटेड होती जा रही थी। थर्ड नंबर पे अगर हम देखेंगे स्पेशली यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा था, मोर अवेयरनेस, किस चीज़ की अवेयरनेस की जा रही थी, स्पेशली आइकन्स एंड सिंबल्स की। देखो हम लोगों ने देखा था ना, जैसे भारत को भारत माता के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा, तो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों को और इस तरीके से आइकन्स और सिंबल्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज का तारीख में एग्जाम्पल बताता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा एक मोबाइल फोन, एक ब्रांड है जिसका नाम है एप्पल। काफ़ी एक्सपेंसिव फ़ोन आते हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, हर कोई इसे चाहता है कि शायद मैं उसे परचेज़ करूँ। और जब भी लोग उसे परचेज़ करते हैं, तो परचेज़ करने के बाद वो नॉर्मली जो है उस एप्पल मोबाइल का आप देखोगे, एक आपको सेकंड फेस दिखाते हैं जहाँ पे उसका एक लोगो बना रहता है, जिसको हम बोलते हैं एप्पल का मोनो या लोगो है। यही लोगो जो है, यही तो सिंबल है, यही तो एक आइकॉन है। और आज की प्रेजेंट डेट में जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड है, जितनी भी बड़ी, हाँ मैं एक भी ब्रांड नहीं कह रहा हूँ, जितनी भी ऑल दी ब्रांड, सारी बड़ी ब्रांड्स, जितनी भी मेजर ब्रांड है, सभी ब्रांड्स का एक लोगो होता है, एक मोनो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं बात करूँ टाटा की बात करें, टाटा का एक लोगो अलग है, जो कार आती है मैन्युफैक्चर करती है टाटा। वही अगर आप एप्पल की बात करेंगे, मोबाइल्स की बात करूँ, तो एप्पल का अलग है, सैमसंग का अलग है, एमआई का सेपरेट है। इवन अगर हम बात करें इंडियन ब्रांड जो थी, लावा हो गया, इंटेक्स हो गया, इन सभी के सेपरेट आइकन्स या मोनोज है। इवन अगर आप लोगों का जो स्कूल है, उस स्कूल का भी कहीं ना कहीं एक सिंबल होगा, कहीं ना कहीं एक आइकन होगा। तो ये जो सिंबल और जो आइकन्स थे, इन सिंबल्स और आइकन्स का बहुत बड़े लेवल पे यूज किया जा रहा था, और पॉलिटिशियंस लीडर्स को लगा कि हम लोगों को इसका बहुत बड़े लेवल पे यूज करना चाहिए। और उसी एक पॉलिटिकल आइकन्स और सिंबल्स की अगर मैं बात करूँ, तो वो था इंडियन फ्लैग, भारत के लिए एक झंडा। अगर हम बात करें तो भारत में जो फ्लैग था ना, टाइम पे चेंज होते रहे। पहले कुछ फ्लैग और था, फिर उसके बाद कुछ और बना। तो यहाँ पे हम स्पेशली दो फ्लैग को डिस्कस करने वाले हैं। पहला फ्लैग था स्पेशली स्वदेशी मूवमेंट्स के अंदर। स्वदेशी मूवमेंट्स मतलब जब बंगाल के अंदर जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था 1905 के अंदर। क्यों चल रहा था स्वदेशी मूवमेंट? तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा था कि जो बंगाल मतलब जो आज की तारीख में बांग्लादेश और हमारा वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, ये पहले एक साथ था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने हिंदू और मुसलमान के बेसिस पे इस पूरे बंगाल को दो अलग पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करी थी। ईस्ट वाला हिस्सा जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे उसको ईस्ट में कर दिया, और जो वेस्ट वाला हिस्सा था जहाँ पे हिंदू की मेजोरिटी थी उसको एक तरीके से पार्टीशन करने की कोशिश करी थी। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए बंगाल के अंदर एक स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और वो जो मूवमेंट था 1905 के अंदर था। इसी स्वदेशी मूवमेंट्स के अंदर डिफरेंट तरीके से, या उन्होंने सबसे पहला जो फ्लैग यूज किया गया था वो फ्लैग था स्पेशली ट्राई कलर फ्लैग। ट्राई कलर मतलब एक फ्लैग के अंदर 3 कलर हैं, और ये जो ट्राई कलर फ्लैग का कॉन्सेप्ट था ये भी तो हम लोगों को कहाँ से मिला? ये भी कॉन्सेप्ट हम लोगों को स्पेशली फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिला, वहीं से हम इंस्पायर हुए। और इस ट्राई कलर फ्लैग में था क्या? अगर आप पहला फ्लैग देखोगे जो स्वदेशी फ्लैग, अगर आप यहाँ भी देखोगे तो स्वदेशी फ्लैग के अंदर स्पेशली 3 कलर थे। कलर कौन से थे? तो कलर मैं बोल सकता हूँ रेड, ग्रीन और येलो।
और इन तीनों कलर में आप देखोगे ऊपर की साइड आप लोगों को दिख रहा होगा लोटस। लोटस मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स की 8 प्रोविंसेस मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में रूल करते थे तो स्पेशली वो 8 बड़े बड़े हिस्सों पे या 8 बड़े बड़े आप स्टेट मान सकते हो, याद रखने के लिए सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ कि वो 8 बड़े बड़े हिस्सों पे रूल करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे प्रोविंसेस हो गई, मध्य प्रदेश की बात करें तो बिहार हो जाती है, वहीं अगर हम यहाँ की बात करते हैं बंगाल की तो ये अलग है। तो इस तरीके से 7 या 8 बड़े बड़े हिस्सों पे रूल करते थे, जिसको ब्रिटिश प्रोविंसेस को दिखाने के लिए इस फ्लैग के ऊपर 8 लोटस जो है यूज़ किए जाते हैं। वहीं अगर हम देखोगे इसी लोटस के अलावा अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आप लोग देखोगे आपको यहाँ पे एक क्रिसेंट मून दिख रहा है, अर्ध चंद्रमा, जो स्पेशली रिप्रेजेंट किया जा रहा है मुस्लिम्स को, क्योंकि मुस्लिम में जो होता है ना चंद्रमा को नॉर्मली पूजा जाता है। पूजा से मतलब रमज़ान में जो है उनकी जो ईद से लेके जो साली सेलिब्रेट किया जाता है वो कहीं ना कहीं जो मून से रिलेटेड है। वहीं अगर हम एक और बात करें, एक और साइड आप देखोगे तो आपको एक सन दिख रहा है। वो सन जो है वो हिंदू रिलीजियस में बहुत ही पूजनीय है। सुबह उठते से सबसे पहले बोला जाता है कि सूर्य नमस्कार करें, और सूर्य नमस्कार जो है बाबा रामदेव जी सुबह टीवी पे उठते थे सबसे पहले वही करते हैं और सभी को कराते थे। ये जो सूर्य नमस्कार जो सूर्य है ये भी इस फ्लैग में बताने की कोशिश की जा रही है। और ये जो फ्लैग है स्पेशली अगर आप देखोगे ये बंगाल के अंदर 1905 के अंदर स्वदेशी मूवमेंट में बहुत ही बड़े लेवल पे यूज़ किया जाता था। कहीं भी कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो वहाँ पे उन लोगों के हाथ में ऐसा फ्लैग होता था जिस फ्लैग को लेके वो घूमते थे, इधर से उधर जाते थे। तो ये जो सारी चीज़ें थी बंगाल के अंदर स्पेशली स्वदेशी मूवमेंट के अंदर था। और इन्हीं फ्लैग से इंस्पायर होके महात्मा गांधी जी ने भी एक और फ्लैग जो है वो डिज़ाइन करा था स्पेशली स्वराज मूवमेंट के अंदर। महात्मा गांधी जी का अगर आप फ्लैग देखोगे थोड़ा सा डिफरेंट फ्लैग है। इस फ्लैग में भी आप लोगों को 3 कलर दिख रहे हैं, बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। रियल में अगर आप देखोगे मैं जो कलर के नाम ले रहा हूँ ना आपको शायद वैसे कलर दिख नहीं रहे, लेकिन हमारी बुक में भी यही नाम दे रखे हैं जिसका नाम है रेड, ग्रीन और व्हाइट। बट ये रियलिटी में इस तरीके से कलर नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी आप इसको मान सकते हैं क्योंकि बुक में यही चीज़ मेंशन की गई है। तो यहाँ पे आप देखोगे रेड, ग्रीन और व्हाइट, ये महात्मा गांधी जी का फ्लैग था। इसमें व्हाइट सबसे ऊपर है और बीच में एक चरखा दिखाई दे रहा है। चरखा मतलब क्या होता है, मैं चरखा आप समझो जरा, एक मशीन थी पहले और इस मशीन का यूज़ किया जाता था स्पेशली जो कॉटन है ना, उस कॉटन से थ्रेड बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए, फैब्रिक, और उस धागे से फिर फैब्रिक बनाया जाता था। मतलब ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस मशीन से लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, वो खुद ही अपना काम कर सकते हैं। इससे उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनको एक रोजगार मिलता है, उनको एक जॉब मिल सकती है किससे, इस चरखा से। और यही स्वराज जो मूवमेंट हो रहे थे उसके अंदर महात्मा गांधी जी ने इस फ्लैग का यूज़ किया गया। महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे चरखे को इसलिए यूज़ किया ताकि सेल्फ हेल्प जो है वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी और बताया जा सके कि लोगों को अपनी खुद की मदद करना चाहिए, वो खुद काम कर सकते हैं, उनको किसी और पे डिपेंडेंसी रहने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से जो है हमारे देश के अंदर डिफरेंट जो है फ्लैग्स जो है बने जा रहे थे। इवन बुक में तो इन्हीं 2 फ्लैग के बारे में चर्चा की गई है। एक और मैं फ्लैग बता देता हूँ जो याद है आप लोगों को, जवाहरलाल नेहरू ने जब 1929 के अंदर डिसाइड किया था किस चीज़ का पूर्ण स्वराज की डिमांड करी थी, और 1930 के अंदर 26 जनवरी को वो इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करते हैं और एक झंडा जो है, एक फ्लैग जो है होस्ट करते हैं। उस समय अगर आप फ्लैग देखोगे तो ये फ्लैग था। इस फ्लैग में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको भी यहाँ भी ट्राई कलर दिख रहे हैं और बीच में है जो चरखा, थोड़ी सी इसकी पोजीशन सेंटर में बीच में आ जाती है। गांधी जी वाले फ्लैग में इस चरखे की पोजीशन अलग थी, इसकी पोजीशन बीच में आ जाती है। तो इस तरीके से हमारे देश में अलग अलग जो फ्लैग है वो यूज़ किए जाते हैं। और आज की प्रेजेंट डेट में अगर आप देखें तब भी हमारे यहाँ पे जो फ्लैग है इसमें भी स्पेशली ट्राई कलर यूज़ किए जा रहा है। और बीच में सेंटर में अगर आप देखोगे तो अशोक चक्र, जहाँ पे आपको 24 जो है 24 आवर्स जो है रिप्रेजेंट करने की या बताने की जो कोशिश की जाती है कि हमको कंटिन्यूसली वर्क करना चाहिए, तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, बताती है किसमें, हमारे इंडियन फ्लैग के अंदर। और इन्हीं फ्लैग के कारण, इन्हीं झंडे के कारण हम यूनाइटेड होते जा रहे थे। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, झंडे से कैसे यूनाइटेड हो रहे हैं। देखो झंडा जो है ना एक सिंबल है, हम लोगों को एक कहीं ना कहीं साथ में लाने की, एकजुट दिखाने की कोशिश करता है। आप लोग देखना जरा, कभी मैच होते हैं, स्पेशली आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, जब आईपीएल में आप मैच देखोगे तो स्पेशली जो भी टीम है उन टीमों के अपने अपने फ्लैग है। चेन्नई सुपर किंग का अलग फ्लैग है, मुंबई इंडियंस का अलग फ्लैग है। तो ये फ्लैग रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, किन के लोग ज़्यादा हैं, क्या सारी चीज़ें। तो एक तरीके से ये सपोर्ट, एक यूनिटी दिखाने की कोशिश करता है। और जो प्लेयर्स है, जो वो प्लेयर्स खेलते हैं, उनको लगता है कि यार हमारे फ्लैग बहुत सारे हैं, मतलब हमारे सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा है, हम लोगों को कुछ अच्छा परफॉर्म करके बताना है। तो यही तो फ्लैग है, यही तो फ्लैग लोगों को इंस्पायर करेगा कि इंडिया के बहुत सारे लोगों के पास ये सारी चीज़ें, सारे लोग चाहते कि एक साथ रहें। तो ये जो फ्लैग था इस तरीके से इंडिया के लोगों को एक यूनाइटेड, एक सेंस में लाने की कोशिश कर रहा था।
वीडियो थोड़ा सा बड़ा होते जा रहा है, पर मैंने यही कोशिश करी कि हम एक ही टॉपिक एक पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करें, ठीक है। इसी के आगे अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करता हूं, तो फोर्थ पार्ट में अगर आप देखोगे जो इंडिया को एज ए यूनाइटेड या एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग दे रहा था, वो था हमारे इंडिया के अंदर स्पेशली री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। री इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? री इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक तरीके से कि वापस से उस चीज को देखना, वापस से उस चीज को समझना और वापस से सही तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को याद होगा, एक बार मैंने आपको बताया था कि एक गिलास जिसके अंदर आधा पानी से भरा हुआ है, तो कुछ लोगों ने उसको इंटरप्रेट करा था कि सर ये गिलास तो आधी खाली है। वहीं किसी बच्चों ने इंटरप्रेट करा था सर ये आधी गिलास नहीं है, ये आधी गिलास भरी हुई है। और वहीं थर्ड टाइप्स के लोगों ने जो है इसको री इंटरप्रेट करा था कि सर ये गिलास आधी खाली भी नहीं है, ये गिलास तो पूरी भरी हुई है, आधी पानी से भरी हुई है और आधी हवा से भरी हुई है। तो इस तरीके से एक ही चीज को अलग तरीके से रीइंटरप्रेट करना, तो वही यहाँ पे री इंटरप्रिटेशन किया जा रहा था, स्पेशली हमारी हिस्ट्री का। क्यों किया जा रहा था, क्यों ये जरूरी था? क्योंकि उस समय क्या था ना, जो ब्रिटिशर्स है ना, ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि इंडियंस जो ना, इंडियंस तो बैकवर्ड है, इंडियंस को कोई अक्ल नहीं है, इंडियंस तो बिल्कुल नंगे भूखे लोग हैं, इनको जरा से भी समझ नहीं है इन इंडियंस को, ये तो प्रिमिटिव्स है, ये तो आदि मानव जैसे लोग हैं, बालू जंगल में नहीं घूमते, इस तरीके से आदि मानव जैसे लोग हैं, इनको कोई अक्ल नहीं है, इनको तो गवर्नमेंट चलाने का भी तरीका नहीं पता, कैसे गवर्नमेंट चलाई जा सकती, कैसे गवर्न किया जा सकता। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स का ये मानना था। तो हमारे जो हिस्टोरियंस थे, जो हमारे लीडर्स, उन लोगों को लगा कि यार ये हमारी इतनी बुराई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को हमारी हिस्ट्री को एक बार री इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करना पड़ेगी। वही इस चीज को री इंटरप्रेट करते हैं, वही इन सारी चीजों को वापस देखते हैं कि हमारे पास्ट में ऐसा क्या ग्लोरिफिकेशन वर्क जो हम लोगों ने किया था। जैसे अगर मैं बात करूं हमारी इंडियन हिस्ट्री में, अगर आप देखिए हमारे यहाँ पे आर्ट्स हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, बहुत ही यूनिक चीज हम लोगों ने बनाई है जो शायद आज तक भी नहीं बनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आप लोग समझ पाए आर्ट और आर्किटेक्चर्स के बारे में। आर्ट में आप लोगों ने, आर्ट और आर्किटेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ पे स्पेशली भीमबेटका की पेंटिंग से, या फिर आप लोगों ने दिल्ली के जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने देखा होगा स्पेशली कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के अंदर एक फेमस आयरन पिलर है, एक आयरन पिलर है और वो आयरन पिलर बना हुआ है। अब आप लोग बोलोगे सर ये आयरन पिलर में कौन सी खासियत है, लोहे का पिलर तो हम भी बना सकते हैं। हाँ, वही चीज बताता हूँ कि इस आयरन पिलर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि ये लोहे का पिलर है, एक आयरन का है। और आपको इतनी चीज तो पता है 10th में आने के बाद कि जब भी लोहे को, आयरन को अगर हम बाहर रखते हैं हवा में, तो कुछ टाइम बाद उस पर जंग, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग जो है वो लग जाता है। लेकिन ये जो आयरन का पिलर है ये सालों से बाहर है, ये धूप में है, बारिश में है, ठंड में है, एक दो दिन नहीं, ये लगभग हजारों सालों से ये जो पिलर है स्पेशली बाहर है, लेकिन इस पे अभी तक जंग नहीं लगा है, रस्टिंग नहीं हुआ है अपने आप में इनक्रेडिबल चीज़ जो हमारे इंडिया में थी। इस तरीके से आर्ट्स, एक आर्किटेक्चर, बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं और आगे बात करूँ तो आप लोगों ने देखा होगा जो ताजमहल है, ताजमहल भी एक अपने आप में बहुत यूनिक है। वहीं अगर मैं बात करूँ अजंता एलोरा की केव्स, बाप रे ये गुफाएं तो अनबिलीवेबल है। मतलब लोगों ने किसी पहाड़ के अंदर किस तरीके से, आप सोचो जरा, एक बड़े से रॉक के अंदर, बड़े से पर्वत के अंदर उन्होंने बहुत सारी केव्स, गुफाएं बना दी है अलग अलग रिलीजियस की। स्पेशली यहाँ पे आपको हिंदू रिलीजियस की मिलेगी, बौद्ध की मिलेगी, जैन की मिलेगी, जहाँ पे उनकी पेंटिंग्स तक इन लोगों ने इंक्लूड करी है। इस तरीके से गुफाएं बनाई है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी होगी, कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत ही प्रॉपर आर्किटेक्चर्स होंगे जिन्होंने ये चीज़ प्रोड्यूस करी है। आप सोचो ना, एक घर हम लोग अगर बनाते, छोटा सा 15 बाई 10 बाई 50 का एक छोटा सा मकान बनाते, लोगों को 6 महीने लग जाते हैं, बहुत सारे लोगों को 3-3 महीने, 6-6 महीने, कहीं कहीं तो साल भर हो जाता है घर बनाने के लिए। अब इतने बड़े लेवल पे अगर कोई केव बनाई जा रही है, कोई गुफा बनाई जा रही है, वो भी पूरे के पूरे रॉक्स को काट के, बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से कैलाश टेम्पल, एक कैलाश टेम्पल तो अनबिलीवेबल है। आप लोगों को कभी टाइम मिले तो आप खुद देखना, कैलाश टेम्पल जो है एक ही पर्वत, एक ही रॉक्स को कट करके उसके पीसेस अलग अलग हटा के ऊपर से लेके नीचे तक मंदिर बनाया। मतलब पूरा जो पार्ट है वो एक ही पर्वत का, एक ही रॉक का बना हुआ है। अनबिलीवेबल। साइंटिस्ट तक का ये मानना है, स्पेशली जो आर्कियोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें, वो खुद उन्होंने ये बोला है कि शायद ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अगर हम आज की तारीख में बनाने लगे तब भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं। सोचो जरा, हमारे पास जेसीबी है, हमारे पास बड़े बड़े मशीन्स है, इक्विपमेंट है, पर हम आज की तारीख में इस तरीके से टेम्पल नहीं बना सकते जो उन्होंने उस
टाइम पे बनाए। इसी तरीके से अगर हम साउथ में देखेंगे तो वहाँ पे आप देखोगे बृहदेश्वर टेम्पल है, उड़ीसा के उधर देखोगे आपको सन टेम्पल दिखेगा, सन टेम्पल जो है महाबलीपुरम में। मतलब हमारे कंट्री के अंदर इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा यूनिक जिसको हम बोल सकते हैं आर्किटेक्चर्स डिज़ाइन जो थी, ये चीज़ हो गई। उसी की और आगे अगर मैं बात करता हूँ तो स्पेशली ग्लोरिफिकेशन ऑफ मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स में भी हमारे इंडियंस का रियलिटी में बोलूँ तो शायद कोई भी जोड़ नहीं है, कोई भी हमारे इक्वल नहीं है आज की तारीख में भी। कैसे? हम जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, मैथमेटिक्स के अंदर जो सबसे पहले हम नंबर्स पढ़ते हैं, नंबर्स देने वाले कौन थे? जीरो को सबसे पहले किसने डिस्कवर करा था? तो जीरो देने वाले खुद हमारे देश के आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने सबसे पहले जीरो दिया था। नंबर्स देने वाले हमारे इंडियंस थे। और अगर मैं आगे बात करूँ, जो डेसिमल, हम जो डेसिमल में कैलकुलेशन करते हैं ना, जो पॉइंट लगाते हैं 0.1, ये जो पॉइंट सिस्टम था ये देने वाले इंडियंस थे। आप जो अभी 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, जो एल्जेब्रा पढ़ रहे हो, ये ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, ये सारी चीज़ों के जो फॉर्मूलेज है ये हमारे इंडिया में हमारे पास है। इवन अगर मैं बात करूँ जो पाइथागोरस थ्योरम, आप आपके मैथमेटिक्स टीचर से भी पूछने की कोशिश करना, जो पाइथागोरस थ्योरम है जिसको हम पाइथागोरस के नाम से जाना जाता है, पाइथागोरस से भी पहले, उनके बर्थ लेने से भी पहले हमारे इंडियन जो ऋषिज थे उन लोगों ने इसको प्रूफ कर चुके हैं। पाइथागोरस संस्कृत में दे रखी है, जिसको जो है हमारे ग्रंथों के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर सारी चीज़ें। इस तरीके से हमारा मैथमेटिक्स के अंदर भी बहुत बड़ा योगदान है। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस के अंदर आप देखोगे प्लास्टिक सर्जरीज हो गया, मेडिसिन हो गया, आयुर्वेद हो गया, बाप रे अनबिलीवेबल हमारे पास सारी चीज़ें थी। लेकिन इन ब्रिटिशर्स के कारण ये जो सारी चीज़ें थी, स्पेशली आर्ट्स की अगर बात करें, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर्स की बात करें, और साइंस की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, बिजनेस की बात करें, ट्रेड्स की बात करें, कल्चर्स की बात करें, क्राफ्ट्स की बात करें, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जो है डैमेज हो गई, ख़राब कर दी गई, स्पेशली ब्रिटिशर्स हो गई। यहाँ ब्रिटिशर्स के पहले हमारे पास जितने भी मुस्लिम रूलर जो आ रहे थे, स्पेशली अगर हम बात करें अफगानीज ने, इन लोगों ने इनको बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रॉय किया, जिसके कारण हम लोग उस तक पहुँच नहीं पाए और हम लोगों को समझ भी नहीं है। जैसे अगर हम देखें जरा, जितनी भी हमारे जो मैथमेटिक्स का वर्क है, जो शायद आप लोगों ने भी पहली बार सुना होगा, इन सारी चीज़ों का जो लिखा हुआ है ये सब चीज़ें संस्कृत में है, और संस्कृत नॉर्मली हम लोग पढ़ते नहीं हैं, समझ में आती नहीं, इसलिए हम लोगों से ये चीज़ें बहुत ही दूर होती जाती। तो हमारे इंडियंस ने क्या करा, स्पेशली हिस्टोरियंस ने, कि रीइंटरप्रिटेट करा हमारी हिस्ट्री को, वापस से रिवाइव करा, देखा कि क्या हमारी रियल हिस्ट्री है, कौन हमारे लीडर्स थे, क्या हमारा एक्चुअली रियल जो हमारे इंडिया के अंदर क्या ट्रेडिशंस, क्या कल्चर था, तो उसको जो उन्होंने एक तरीके से रीइंटरप्रेट करा और ब्रिटिशर्स को बताने की कोशिश करी कि हमारा पास जो है वो आपसे बहुत ही सुपीरियर है, वो आपसे बहुत ही हाई क्लास के अंदर है। जिसे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ जो मैंने आपको नहीं बताई है, आज की तारीख में जो यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं, इस तरीके से हमारे देश में नालंदा हो गया, यहाँ जो तक्षशिला जो आज की तारीख में पाकिस्तान में है, नालंदा बिहार में है, एक यूनिवर्सिटी बहुत बड़े लेवल पे, जहाँ पे विदेशों से पढ़ने, फॉरेन ट्रेवलर्स लेके फॉरेन पर्सन आते थे पढ़ने के लिए हमारे देश के अंदर। इस तरीके से हमारे पास जो था हमारा इतिहास, हमारी हिस्ट्री रह चुकी है। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के कारण ये सारी चीज़ें खराब होती गई, और यही हम लोगों को यही चीज़ बताने की कोशिश करी थी लोगों को, इंडियंस को, कि ये हमारा पास्ट है जिसके कारण हम लोग एक तरीके से यूनाइटेड होते जा रहे थे। तो कुल मिला के हम लोगों ने 4 चीज़ देखी। पहला हो गया इंडिया, इंडिया को एज अ सिंबल के तौर पे देखा हम लोगों ने। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने देखा फोकटेल्स, जहाँ पे हम लोगों ने स्टोरीज का कलेक्शन देखा, एक तरीके से रिवाइव किया गया इंडियन फोकटेल्स का। थर्ड नंबर पे हम लोगों ने देखा मोर अवेयरनेस ऑफ इंडियंस, या मोर अवेयरनेस ऑफ आइकन्स एंड सिंबल्स, वो चीज़ हम लोगों ने देखी यहाँ पे। एंड फोर्थ नंबर पे हम लोगों ने यहाँ पे स्पेशली एक चीज़ देखी है कि जो था री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इस तरीके से जो ये पूरी जो सारी चीज़ें हो रही थी हमारे इंडिया के अंदर, इसके कारण जो है इंडियंस एक साथ एकजुट आते जा रहे थे। पर कहीं ना कहीं इसमें एक जो चीज़ें इतनी इजी और अच्छी सीधी तरीके से पॉसिबल नहीं। अप एंड डाउन्स तो यहाँ भी थे। क्यों थे अप एंड डाउन्स? क्योंकि जितनी भी जो सारी चीज़ें हो रही थी ना, जो भी चीज़ें क्रिएट की जा रही थी, जो भी आइकन सिंबल यूज़ किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं स्पेशली एक कम्युनिटीज़ से बिलोंग कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत माता, स्पेशली हिंदू, जहाँ पे देवियों की पूजा की जा रही, तो बहुत सारी चीज़ें जो वो हिंदू कल्चर, हिंदू ट्रेडिशन से जो है वो कनेक्ट करते जा रहे थे, जिसके कारण जो अदर कम्युनिटीज़, स्पेशली अगर मैं नाम लेके बोलूँ तो जो
मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी ये कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे थे, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि ये जो सारी चीज़ें सिर्फ एक इंडिया और स्पेशली हिंदू की बात की जा रही है, बट ऐसा नहीं था। ये जो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कवर करी है, उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा वीडियो जो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास कमेंट्स करने का टाइम है तो आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको इस वीडियो के एंड में मैंने इंक्लूड किया है। सो थैंक यू सो मच।